ठीक है, पास्कल का हमने पढ़ लिया था और आज हम इसका एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं और ये बात खत्म हो जाएगी, चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, इन अ हाइड्रोलिक सिस्टम, किसी हाइड्रोलिक लिफ्ट सिस्टम में व्हाट मस्ट बी द सरफेस एरिया ऑफ अ पिस्टन, एक पिस्टन का सरफेस एरिया कितना होना चाहिए इफ़ अ प्रेशर ऑफ 300 kPa, अगर 300 किलो पास्कल का प्रेशर लगा है, इज यूज्ड टू प्रोवाइड एन अपवर्ड फोर्स, जिसने प्रोवाइड किया है अपवर्ड फोर्स 2000 न्यूटन। ठीक है, सवाल क्या कह रहे हैं, सवाल ये कह रहे हैं कि कोई हाइड्रोलिक लिफ्ट है, ठीक है, जैसे हमने लास्ट में पढ़ी थी बात, सही है, इसमें यहाँ पिस्टन है, पिस्टन क्या करेगा, लिफ्ट को उठाएगा। ठीक है, लिफ्ट को इस तरह से उठाने यहाँ खड़ा रखते हैं। ठीक है, सवाल क्या है, सवाल ये है व्हाट मस्ट बी द सरफेस एरिया ऑफ पिस्टन, इस पिस्टन का सरफेस एरिया क्या होगा ये पता चला। ठीक है, और वो कहते हैं कि इसका प्रेशर, अगर जो प्रेशर लग रहा है, प्रेशर वो लग रहा है 300 किलो पास्कल, यूज टू प्रोवाइड एन अपवर्ड फोर्स 2000 न्यूटन, और ये जो वेट उठ रहा है इसके नतीजे में 2000 न्यूटन। ये सवाल है। ठीक है, ठीक है, सवाल समझ में आ गया। आपके पास एक लिफ्ट सिस्टम है, उस लिफ्ट सिस्टम का जो पिस्टन है, उस पिस्टन के सरफेस एरिया को मालूम करना, उसका एरिया कितना है। ठीक है, और उस पर जो फोर्स लग रहा है, सॉरी प्रेशर जो लग रहा है पीछे से, वो लग रहा है 300 किलो पास्कल का, और वो इसके नतीजे में जो वेट उठा रही है वो कितना उठा रहा है, 2000 न्यूटन। पता चलाना है कि सरफेस एरिया कितना होगा। तो हमें इस सवाल में क्या दिया हुआ है, एक तो फोर्स दी गई है, फोर्स कितनी दी गई है, 2000 न्यूटन, तो प्रेशर दिया हुआ है 300 किलो पास्कल, और हमको मालूम क्या करना है, एरिया। बहुत सादा सा सवाल हो गया ये। अच्छा, ये जो 300 किलो पास्कल है, इसमें किलो को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पास्कल बनेगा, लिहाजा आप यहाँ पर इसको क्या कर लें, 1000 से मल्टीप्लाई, 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 के साथ 2 जीरो ये और 1 जीरो, 3 जीरो ये, 5 जीरो हो जाएगा। प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। हमको मालूम क्या करना है, एरिया, एरिया को यहाँ ले जाइए, बराबर है F अपॉन T। अच्छा, अब F क्या है आपके पास, F तो है आपके पास 2000, और जो P है आपके पास वो कितना है, 3 ये रे, 2 जीरो ये रे, 3 जीरो ये रे। ठीक है, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, और ये बचा आपके पास 2/300। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 2/300 तो हमारे पास क्या जवाब आएगा, ये बनेगा जनाब आपका 0.00667, 0.00667, और क्योंकि सारा सिस्टम एमटीएस में चल रहा है तो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, उतारें इसे। एक नीचे सवाल है क्वेश्चन नंबर 11 बोल के, सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन नजर आ गया आपको, येलो कलर में डब्बे में। इन अ हाइड्रोलिक प्रेस, किसी हाइड्रोलिक प्रेस में a force of 100 Newton is applied on the pump
of cross sectional area of 0.01 meter square. Find the force that compressed cotton bale placed in larger piston of cross sectional area 1 meter square. सवाल समझ में आया? सवाल को समझ लीजिए, ठीक है। एक आपके पास छोटा पिस्टन है और एक आपके पास क्या है, बड़ा पिस्टन है, ठीक है। ये इस तरह से सिस्टम बना हुआ है। ये छोटा पिस्टन है, इस पिस्टन पर फोर्स लगाएंगे और क्या होगा नतीजे में, ये जो बड़ा पिस्टन है ये ऊपर की तरफ जाएगा। ये यहाँ पर जो है ऐसे ऊपर एक सांचा बना हुआ है, यहाँ पे रुई रखते हैं और इसको यहाँ से दबाते हैं कि रुई इसको दबाती है, फिर इसको उठाते हैं, फिर नीचे आता है, फिर रुई रखते हैं, फिर दबाते हैं। तो ये कॉटन की जो बैल होती है, ठीक है, कॉटन का जो बंडल होता है, क्योंकि आप रुई को कैसे एक जगह दबाओगे, तो रुई को इस तरह प्रेस कर करके एक बंडल में सही रुई की एक गांठ होती है उसमें तब्दील किया जाता है, बड़ा सा उसको बांध के। देखा होगा आपने, अच्छा ट्रक पे आते हैं रुई के चोकोर क्यूबिकल होते हैं, वो कैसे मैनेज किए जाते हैं, वैसे मैनेज किए जाते हैं कि यहाँ रुई रखते हैं और यहाँ से इसको दबाते हैं, ये इसको यहाँ दबा देता है, फिर इसको उठाते हैं, फिर रुई रखते हैं, फिर दबाते हैं। ये सिलसिला चलता रहता है कब तक, जब तक कि 100% ये सांचा पूरा रुई से ना बन जाए, बाद में इसको हटा के दूसरा लगा देते हैं, ठीक है। ये बात सिस्टम ऐसे काम करता है। अब सवाल क्या है, सवाल ये है कि हाइड्रोलिक प्रेस a force of 100 Newton is applied on a pump of cross sectional area 0.01 मीटर। ये जो पंप है छोटा वाला, इसका जो एरिया है वो है 0.01 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर का समान हिस्सा है और इस पर ये 100 न्यूटन की फोर्स डालना है ऐसे दबाने के लिए। जबकि अब ये कह रहे हैं कि कॉटन बैल रखी गई है लार्जर पिस्टन पे, आप बताइए कि इस पर कितनी फोर्स लगेगी। फाइंड द फोर्स, यानी ये वाली प्रेस करने वाली चीज़ है, ये कितनी फोर्स लगा रही है ये मालूम करना है। जबकि बड़ा वाला जो पिस्टन है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, 1 मीटर स्क्वायर। समझ में आ गई बात आपको? यानी वो जो ये वाला जो है ना वो 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा है, पर जो बैल का सांचा है वो भी 1 बाई 1 का है। तो बस उसमें रुई रखेंगे और यहाँ से ऐसे दबाएंगे तो वो नीचे उतरेगा, फिर दबाएंगे, वो जो दबेगी ना वो ऊपर ही रहती जाएगी, ठीक है। चलिए, क्या सवाल है, पता चलेगा या नहीं? छोटे वाले पिस्टन पर कितनी फोर्स लग रही है, 100 न्यूटन की। तो ये जो बड़ा वाला पिस्टन है जब ये इसको दबाएगा तो कितनी फोर्स लगाएगा ये मालूम, ठीक है। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, F1 दिया हुआ है, हम इसको मान रहे हैं F1 और इसको क्या मान रहे हैं F1 दिया हुआ है कितना, 100 न्यूटन, और एरिया 1 दिया हुआ है छोटे वाले पिस्टन का 0.01 मीटर स्क्वायर, और एरिया दिया हुआ है दूसरे वाले पिस्टन का 1 मीटर स्क्वायर, और मालूम करने के लिए कहा गया है F2, ठीक है। पास्कल के कानून के मुताबिक यहाँ जो प्रेशर लगेगा और वहाँ भी प्रेशर लगेगा, दोनों क्या होंगे बराबर। पास्कल का कानून ये कहता है कि लिक्विड पर जब आप प्रेशर लगाते हैं तो वो लिक्विड क्या करता है, उस प्रेशर को हर डायरेक्शन में बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, इक्वली डिवाइड नहीं करता है। ये नहीं कि यहाँ लगा था बस 50, उसने क्या करा 10 बांट के, ऐसे नहीं करता, बल्कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो यहाँ का प्रेशर P1 और वहाँ का प्रेशर P2, ये दोनों आपस में क्या होंगे बराबर। इस कानून के तहत, पास्कल के कानून के तहत P1 की वैल्यू क्या होती है, F1/A1 हम जानते हैं, और P2 की वैल्यू क्या होगी, F2/A2। अब हमने लिखा F1 की जगह 100 और A1 की जगह पर 0.01 और F2 की जगह हमें मालूम करना है और A2 की जगह लिखा 1, इसको यहाँ जाके मल्टीप्लाई कर दीजिए। F2 की वैल्यू क्या आ गई, F2 बराबर है कि इधर जाके मल्टीप्लाई कर दो 100 डिवाइडेड बाय 0.01 इंटू 1, माइनस करके 2 0 बढ़ा दें
ये बना F2 बराबर है 10,000 न्यूटन। तो जो फोर्स बड़ा वाला पिस्टन लगाएगा लेगा 100 न्यूटन की, लगाएगा कितने की 10,000। 10,000 न्यूटन की फोर्स लगा के जब रुक जाएगी ना तो बिल्कुल चिपक जाएगी, प्रेस हो जाएगी उतारने से। ठीक है, हमने चैप्टर हो गया हमारा ख़त्म। और अब आप आ जाइए पेज नंबर 130 पे, जिसमें हम करेंगे MCQs। इसमें हमने कितने टॉपिक पढ़े? इसमें हमने स्प्रिंग के कांस्टेंट को स्टडी किया, याद है आपको? और इसमें हमने प्रेशर को स्टडी किया, पानी के ऊपर, पानी के अंदर प्रेशर को भी स्टडी किया, और लिक्विड के ऊपर प्रेशर को भी स्टडी किया। लिक्विड के अंदर प्रेशर वो, लिक्विड के ऊपर। लिक्विड के अंदर प्रेशर तो जब स्टडी किया था तो हमने कहा था भाई जितनी गहराई में कोई चीज़ होगी उसको उतना ही पानी का प्रेशर लगेगा। और जब हमने लिक्विड के ऊपर प्रेशर को स्टडी किया तो हमने ये कहा कि पास्कल का कानून होता है कि जब भी लिक्विड पर प्रेशर लगाया जाता है वो लिक्विड प्रेशर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं MCQs। पहला MCQ है द स्प्रिंग इन ब्रेक्स एंड क्लचेस आर यूज्ड। जो ब्रेक और क्लचेस में स्प्रिंग होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए टू रीस्टोर ओरिजिनल पोजीशन, वापस अपनी असल पोजीशन पे लाने के लिए, टू मेजर फोर्सेस, फोर्स नापने के लिए, टू एब्जॉर्ब शॉक, सदमे को बर्दाश्त करने के लिए, टू एब्जॉर्ब स्ट्रेन एनर्जी, ये स्ट्रेन एनर्जी को बर्दाश्त करने के लिए। आपके ख्याल में क्या चीज़ दुरुस्त होगी? ब्रेक समझते हैं आप? लड़कियां नहीं समझती, लड़के समझते हैं। कौन सा ब्रेक? वो जो हमारे यहाँ ब्रेक शू डलते हैं उसमें स्प्रिंग होते हैं। तो स्प्रिंग किस लिए होते हैं? जब आप ब्रेक लगाते हैं तो वो खुलते हैं, और जब आप ब्रेक को हटा लेते हो तो वो वापस आने को बोलते हैं रिस्टोर। स्प्रिंग किस लिए होते हैं ब्रेक में? रिस्टोर करने के लिए, रिस्टोर ओरिजिनल पोजीशन। तो इसका ए दुरुस्त हो गया। ये बात क्लियर हो गई, समझ में भी आ गया। दूसरा न्यूमेरिकल, दूसरा MCQ, इफ द मटेरियल रिकवर्स द ओरिजिनल डायमेंशन, अगर मटेरियल जो है वो ओरिजिनल शक्ल वापस इख्तियार कर ले, व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव्ड, जब एक्सटर्नल फोर्स को हटा लिया जाए, दिस डिफॉर्मेशन इज नोन एज डैश डिफॉर्मेशन। इस डिफॉर्मेशन को क्या कहा जाता है? इन इलास्टिक, परमानेंट, इलास्टिक और इरिवर्सिबल। इलास्टिक सही है। इन इलास्टिक का मतलब गैर लचकदार, परमानेंट का मतलब एक दफ़ा हो गया तो हो गया, और इलास्टिक का मतलब क्या होता है? लचकदार। तो ये जो डिफॉर्मेशन हुई, आपने किसी चीज़ पर फोर्स लगाई, उसका फॉर्म बदला और फोर्स हटाने से वापस अपनी असली हालत में आ गई, ये किस वजह से होता है? इलास्टिक की वजह से। नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज मोर इलास्टिक? आपके ख्याल में कौन सी जो मटेरियल है वो ज़्यादा इलास्टिक पाई जाती है? रबर में, गिलास में, स्टील में और वुड में? रबर में। साफ नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद चौथा, इफ आई स्प्रिंग स्ट्रेच इजीली, अगर एक स्प्रिंग आसानी से स्ट्रेच होता है, देन इट्स स्प्रिंग कांस्टेंट हैज डैश, तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो डैश होगा। लार्ज वैल्यू होगी, स्मॉल वैल्यू होगी, कांस्टेंट वैल्यू होगी, बोथ A एंड B होगा। अगर एक स्प्रिंग आसानी से खिंच जाता है, आपको याद है स्प्रिंग के अंदर हमने ये वाली बात की थी कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, और इस प्रोपोर्शनलिटी बता के किस पे कन्वर्ट किया था? KX में, और X के नीचे हो F/X इज इक्वल टू K। अब ये जो K है ये कांस्टेंट है, और ये किस पे डिपेंड करता है? X पे। अगर X आसानी से खिंचता है, सही है, तो K की वैल्यू क्या होगी? ये ज़्यादा होगी तो ये कम होगी। जितना X ज़्यादा होगा, X का मतलब खिंचाव ज़्यादा है, उतना ही K भी क्या होगा? कम होगा, क्योंकि दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन है? ठीक है, एक तो ये। दूसरा ये भी सोच सकते हैं आप, अगर
आसानी से खींच रहा है। आसानी से खींचने का मतलब फोर्स कम लग रही है। फोर्स कम लग रही है तो ये दोनों के दरमियान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर फोर्स कम लग रही है तो भी के कीमत है, और एक्स ज़्यादा है तो भी के की कीमत कम है। कौन सा आएगा इसका सर? स्मॉल वैल्यू। ठीक है। नंबर 5, व्हाट इज द यूनिट फॉर द स्प्रिंग कांस्टेंट? स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा? यहाँ से निकाल सकते हैं। ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, इसका यूनिट इसमें ऊपर न्यूटन है और नीचे क्या है? मीटर है। ये फासला है ना, तो न्यूटन अपॉन मीटर क्या बना इसमें देखें? सी बना, न्यूटन मीटर स्क्वायर। सही है। तो जो नीचे वाला m है उसको ऊपर लाते हैं तो m की पावर क्या हो जाती है? -1 हो जाती है। इसलिए इस तरह से लिखना है। नंबर 6, द स्प्रिंग ओबेज हुक्स लॉ। स्प्रिंग जो है वो हुक लॉ को ओबे करता है, फॉलो करता है। फॉर द अर्लियर एक्सटेंशन, शुरू के खिंचाव में। एंड व्हेन द स्प्रिंग बिकम्स डैमेज, और जब स्प्रिंग डैमेज हो जाता है, इट डज नॉट अपीयर टू डू सो, तब वो ऐसा नहीं करता। ये जैसे इन्होंने सामने तस्वीर दी है बराबर में, आप देख रहे हैं इसमें कैसे जा रहा है वो, लेकिन टूटा कहाँ है वो? 1.5 के बाद। ग्राफ में नजर आ रहा है आपको? तो ये कह रहे हैं फिर वो ऐसा नहीं करता। 5.12 इसमें दिया है। एस्टिमेट फ्रॉम ग्राफ के जरिए आप जरा हिसाब लगा के बताएं, आफ्टर एडिशन ऑफ विच वेट द स्प्रिंग डैमेज, कौन सा वेट ऐड करने पर स्प्रिंग डैमेज हुआ था। अब ये देखिए नीचे वेट 1.5 लिखा है, इस पर तो डैमेज नहीं हुआ था। 1.5 के बाद कितने पॉइंट के बाद आगे बढ़ा है? 1.6, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, या 1.7। इसमें 1.6 से 1.7 तो है ही नहीं। तो 1.6 वो वेट है कि जब इसके बाद का वेट आप बढ़ाओगे तो फिर वो क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। ये समझ में आ गया? ग्राफ पढ़ना है आपको, ग्राफ क्या बोल रहा है और ये क्या बोल रहा है। वेरी गुड। 7, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ प्रेशर? ये जो नीचे वाले लिखे हैं इसमें प्रेशर का यूनिट नहीं है। पहला यूनिट प्रेशर का लिखा पास्कल, ये तो यूनिट है। बार भी प्रेशर का यूनिट है। एटमॉस्फेयर या हवा के दबाव को कहते हैं। और न्यूटन प्रेशर का यूनिट नहीं है। बाकी तीनों जो है वो प्रेशर के यूनिट है। पास्कल तो आपने भी देखा जनरल यूनिट हो गया। बार जो है वो इस्तेमाल करते हैं हवा के दबाव को नापने के लिए। ये जो आपका टायरों में हवा होती है इसको नापने के लिए। और एटमॉस्फेयर इस्तेमाल करते हैं हवा के, ये जो जनरल हवा का दबाव हम पे पड़ रहा है। हवा के दबाव को डिस्कस नहीं किया इस पूरे चैप्टर के अंदर। इसमें बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं जो पिछले साल थी, इस साल नहीं। चले आगे बढ़ते हैं। बल्कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे पढ़ानी थी इस चैप्टर के अंदर, मेरे जहन में रही नहीं, क्योंकि मैं सोच रहा था कि हवा का दबाव आएगा तो वहाँ पढ़ाऊँगा, यहाँ आया ही नहीं हवा का दबाव। मेरा ख्याल है ये न्यूमेरिकल करने के बाद मुझे याद दिलाएं, मैं ये एक टॉपिक मुझे इंपॉर्टेंट पढ़ाना है जो इसमें नहीं है लेकिन पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, वो हम पढ़ लेंगे इसको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इफ अ मेटल ब्लॉक अप्लाइज अ फोर्स of 20 Newton on the area of 5 centimeter square, find the pressure being applied by the block on the area of dash। सवाल समझ में आया? नहीं ना? दोबारा पढ़ते हैं। If a metal block applies a force of 20 Newton on an area of 5 centimeter square, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर का एरिया है रखा हुआ है, उसके ऊपर कितना ब्लॉक रखा हुआ है? 20 न्यूटन का। एरिया कितना है? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उस पर ब्लॉक कितना रखा हुआ है? 20 न्यूटन का। फाइंड द प्रेशर, आपको प्रेशर बताना है। आपको पता है प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। नीचे एरिया कितना है? 5, और ऊपर फोर्स कितनी है? पर एक पे कितनी जाएगी? 4 जाएगी। उसी को प्रेशर कहते हैं ना, एक पे कितनी जाएगी। तो कौन सा सही है इसमें? डी। ठीक है, 4 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हम आ गए अब क्वेश्चन नंबर 9 पर। ठीक है, और यहाँ एक तस्वीर बनी हुई है।
तस्वीर पहले गौर से देख लें। ऊपर पानी है, नीचे सिंक है, और सबसे नीचे जो सुराख है उसमें से ज़्यादा प्रेशर से पानी निकल रहा है, और बीच वाले सुराख से उससे कम, और सबसे ऊपर वाले सुराख से उससे कम। अच्छा जी, अब हम पढ़ते हैं सवाल। द फिगर 5.13 शोज अ कंटेनर विथ 3 स्पाउट। उसमें 3 जो है स्पाउट है, सुराख है। द कंटेनर इज फिल्ड विथ वाटर, जेट्स ऑफ वाटर pour आउट ऑफ द स्पाउट। जेट भी लगे हुए हैं। जेट का मतलब क्या होता है? पीछे से वो मोटे होते हैं, आगे से ऐसे पतले हो जाते हैं, जिससे धार बनती है, ठीक है, उसको कहते हैं जेट। Why does the jet of water from the bottom, नीचे वाला जो बॉटम है उसके स्पाउट से क्यों goes farthest, ज़्यादा दूर जा रहा है, out from the container, कंटेनर से। सवाल समझ में आ गया? नीचे वाले जेट से पानी सबसे ज़्यादा दूर क्यों गिर रहा है, ये सवाल पूछा और 4 जवाब दिए। प्रेशर डिक्रीजेज विद द डेप्थ, प्रेशर डेप्थ के साथ डिक्रीज होता है, कम होता है। प्रेशर इंक्रीज विद द डेप्थ, प्रेशर डेप्थ के साथ साथ इंक्रीज होता है। मोर वाटर अवेलेबल टू फ्लो आउट फ्रॉम द बॉटम, नीचे पानी ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा दूर जाके गिर रहा है। और डेंसिटी ऑफ वाटर डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेस, मुख्तलिफ जगहों पर डेंसिटी डिफरेंट होती है। आपके ख्याल में कौन सा सही है? प्रेशर इंक्रीजेज विद डेप्थ, ये हम पढ़ चुके हैं, बी इसका दुरुस्त हो गया, ठीक है। कितना टाइम हमारे पास अभी? ठीक है भाई। अच्छा जी, अब हम चल रहे हैं पेज नंबर 131 पर, और न्यूमेरिकल सेक्शन भी शुरू हो गया। इसमें स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन है, कुछ सवाल भी होंगे और कुछ न्यूमेरिकल भी होंगे। पहला सवाल देख रहे हैं। सम स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंटेड टू फाइंड आउट हाउ अ स्प्रिंग स्ट्रेच्ड व्हेन लोड्स वर एडेड टू इट। कुछ तालिब इल्मों ने एक्सपेरिमेंट किया स्प्रिंग के खिंचाव पर मुख्तलिफ लोड डालकर, सही है, ये उन्होंने रिजल्ट निकाला। देखिए, जब 0 लोड था तो एक्सटेंशन भी क्या था? 0 था। क्या मतलब हुआ? एक ऐसे स्प्रिंग लिया हुआ उन्होंने, ठीक है, यहाँ से ऐसे ये स्प्रिंग है, ठीक है, तो यहाँ पे वो लोड डाल के, अभी जो 0 लोड है उस पर खिंचाव भी कितना है? 0 है। लेकिन फिर उन्होंने ये 0 से 0 रहा, फिर उन्होंने 2 का लोड डाला, इसमें 2 का लोड डाला तो खिंचाव कितना आया? 15 आ गया। समझ में आ रही बात आपको? फिर लोड इन्होंने 4 डाला तो कितना आ गया? 30 हो गया, ये डेटा दिया हुआ है। फिर उन्होंने लोड डाला 6 का तो कितना हो गया? 45 का। फिर 8 का डाला तो 60 का हो गया। फिर 10 का डाला 75 हो गया। फिर 12 का डाला 90 हो गया। 14 का डाला 100। ये इन्होंने डेटा दिया है, सही है। और अब हमसे ये कह रहे हैं सवाल नंबर 1, यूज दीज रिजल्ट टू प्लॉट अ ग्राफ। प्लॉट x लोड लेना है और y पे जो है वो एक्सपेंशन लेना है, यानी आपसे कहा गया अब आप क्या करें, इसका ग्राफ बनाएं। ग्राफ कैसे बनता है आपको पता है? x पे आप लोड ले लें, ये लोड है, ये क्या है? एक्सटेंशन है y पे। तो यहाँ से हम बोलेंगे ऐसे 2 का फर्क है ना, तो 2 का फर्क है, 2 2 4 2 6 8 10 12 14, सही। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कितने का फर्क है? लगभग 15। मैंने यहाँ से अंतर कितना लिया? 50 30 45 60 60 के बाद 75 75 के बाद 90 के बाद 105। हम 105 कर लेंगे। 15 30 और कितना? 45 60 75 90 और 100। अब ग्राफ बनाएंगे। ये कितना था? 2 4 6 8 10 12 14। 0 पे तो 0 ही था। 2 पे कितना था? 15। 4 पे कितना? 30। 6 पे कितना? 45।
8 पे कितना है 60, 10 पे कितना है 75, 12 पे कितना है 90, और 14 पे कितना है 105 में बल्कि क्या है थोड़ा सा फर्क है। इसके लाइन में मुझे सीधा जा रहा है, लेकिन यहाँ से इसको क्या ले लिया, हल्का सा टर्न ले लिया। क्यों ले लिया? इसलिए कि जब हर एक को 2 बढ़ाने से 15 बढ़ा रहा था, लेकिन जब यहाँ 2 बढ़ाया तो 15 नहीं बढ़ा, मतलब से सिर्फ 100 ओवर 10 बढ़ा। ठीक है, बन गया ग्राफ। अब नंबर बी, यूज योर ग्राफ टू फाइंड द एक्सटेंशन व्हेन द लोड इज 3 न्यूटन। जब एक्सटेंशन कितना था? जब 3 न्यूटन होगा। आप देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है, 2 है, और इस पे ये बन रहा है, और 4 पे क्या बन रहा है, ये बन रहा है। देख रहे हैं आप 3 पे कितना बनेगा? अगर इन दोनों के बीच में 3 होगा ना, अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ लाऊं और इसको यहाँ से ले रहा हूँ, तो आपके ख्याल में ये 3 होगा, और ये कितना होगा? इसका आधा, 15 का आधा कितना होता है? 7.5। तो 15 से 7.5 को बढ़ाएं 22.5, तो 2 पर कितना निकलेगा? 22.5। ये बात पकड़ पाया कि नहीं पकड़ पाया? देखो ये 2 और 4 के बीच में 3 होगा ना, और 15 और 30 के बीच में क्या होगा? 15 और 30 के बीच में 22.5, 22.5। ये वाला सवाल भी हल हो गया इसका। 3 न्यूटन पे कितना एक्सटेंशन होगा? आगे, द लोड विच प्रोड्यूस एन एक्सटेंशन ऑफ 40 mm, 40 mm पर कितना जो है वो एक्सटेंशन होगा? ये 30 है, ये 45 है, इसके बीच में क्या होगा? इसके बीच में 37.5 होगा, सही है ना? और हमको कहाँ जाना है? तकरीबन 40 तक जाना है, हम 40 तक आते हैं। तो लोड कितना होगा 40 पे? 6 पे कितना होता है? 6 पे कितना होता है? 45। अभी समझ में आ रहा है मैंने जो बनाया है? 6 पे होता है 45, और हम किस पे मालूम करना चाह रहे हैं? 40 पे। जब आप यहाँ तक पहुँचोगे तो इसको यहाँ से नीचे गिराना पड़ेगा, तो ये लगभग कितना आ जाएगा? 5 से थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि हाँ 5 होता तो 37.5 होता, लेकिन होता 5 पॉइंट समथिंग होगा। तो इसका जवाब लिख लें 5.3 लगभग। वैसे आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? देखें, जो हर मामले में अगर आप गौर से देखें, ये वैल्यू है f की और ये वैल्यू है किसकी? x की। तो k की वैल्यू कैसे निकल सकती है? f/x। f कितना है? कोई सा भी ले लें आप, 4 है, और x कितना है? 30 है। तो 2 = 2, 15। a की वैल्यू क्या रहेंगे? 1/15। अब हम बात कर रहे हैं अगर ये कितना हो, 40 हो। अगर ये कितना हो 40 का मतलब x 40 हो, तो f क्या है ये मालूम करना है, और हमको पता है कि a की वैल्यू क्या? 1/15। तो वैल्यू पुट कर दे, f बराबर है kx, ये फार्मूला होता है। f बराबर है k की जगह पे 1/15 और x की जगह पे 40। 5 के 15, 5 के 40, 8 को 3 से डिवाइड कर। ये तो चौड़ा है, 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, गलत आ रहा है। ये मैंने गलत काटा, 4 × 4 इसको 1 से काट के ये 2/15 आएगा। कितना आएगा? समझ में आई बात? ये आएगा 2/40। जब ये 2 होगा तो 8 दूनी 16/3। 16/3 को आप तकसीम करोगे तो 3 × 15, तो 3 किया 9, 3 किया 9, 5.33। हमको इन्होंने ये नहीं बोला था इस तरह कैलकुलेट करें, हमको उन्होंने कहा ग्राफ से बताया। हम भी ग्राफ से भी तकरीबन काम पहुँचे थे, 5 से ज़्यादा 5.23 हमने कहा था, वैल्यू किससे भी आ रही।
ठीक है, ये हो गया जनाब आपका पहले सवाल खत्म। बस इसको काट लें, बाकी इंशाल्लाह अगली क्लास में।